9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस देश के 12 करोड़ आदिवासियों के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का दिन है, उनके इतिहास और उनके अस्तित्व का दिन है। लेकिन इसी दिन एक सवाल बार बार उठता है और बीते कई सालों से उठता हुआ आ रहा है कि क्या भारत सरकार आदिवासियों को मूल्यवासी मानती है। अगर इसका जवाब हां है, तो फिर सरकार इंडिजिनस पीपल्स यानी मूल्यवासी शब्द से इतना दूरी बनाकर क्यों चलती है। और अगर जवाब नहीं है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई तक नहीं देते। आदिवासी मामलों के मंत्री से लेकर ज्यादातर राज्यों के आदिवासी मुख्यमंत्री भी विश्व आदिवासी दिवस से पूरी और पर्याप्त दूरी बनाकर रखते हैं। और यहां तक कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति की ओर से भी कोई बधाई संदेश तक नहीं आता। आखिर आदिवासियों को मूल निवासी मानना या ना मानना क्या सिर्फ एक शब्द की बात है, या फिर इसके पीछे जल, जंगल और जमीन और इसके साथ ही इनके अधिकारों की पूरी कहानी छिपी है। आज के वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे। बताएंगे आपको भारत सरकार का आधिकारिक रुख, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र से मूल निवासी लोगों को मिले अधिकारों पर भी बात होगी। साथ ही बताएंगे इतिहासकारों और आलोचकों की राय, और सुप्रीम कोर्ट की उस दिलचस्प टिप्पणी के बारे में भी बात करेंगे जिसमें उसमें कहा गया था कि जो आदिवासी हैं वही इस देश के मूल निवासी हैं और बाकी के लोग संभवतः बाहर से आए हैं। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले संक्षेप में आपको विश्व आदिवासी दिवस का इतिहास बता देते हैं। 23 दिसंबर साल 1994 संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प पारित करके 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ऐलान किया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल कहता है। हिंदी में कहेंगे इसको तो विश्व के मूल निवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के लिए इंडिजिनस पीपल यानी मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में ज्यादातर आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या भारत सरकार देश के करोड़ों आदिवासियों को मूल निवासी मानती है? इसका जवाब है नहीं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो या फिर किसी भी दौर की रही हो, किसी ने भी आदिवासियों को मूल्यवासी नहीं माना। सरकार मानती है कि इस देश के सभी लोग मूल्यवासी हैं। सरकार ने मूल्यवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का जब घोषणा पत्र आया था, उसके पक्ष में इस शर्त के साथ मतदान किया था कि आजादी के बाद से इस देश के सभी लोग मूल्यवासी माने जाते हैं। सरकार कहती है साफ साफ, हमारे यहां सिर्फ आदिवासी मूल्यवासी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा देश, वहां रहने वाले सभी लोग मूल्यवासी हैं। ये बात कब की है? ये बात है साल 2007 की, जब देश में कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। तब संयुक्त राष्ट्र में यह आधिकारिक रुख था जो मैंने भी आपको बताया भारत सरकार का। और अभी बीते 12 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, लेकिन सरकार के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आता है। क्या मूल निवासी शब्द सिर्फ पहचान का सवाल है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसे अधिकार भी जुड़े हुए हैं जो इस शब्द को इतना खास और महत्वपूर्ण बना देते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है संयुक्त राष्ट्र के उस घोषणा पत्र से जिसे यूएनडीआरआईपी कहा जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र का मूल निवासियों के अधिकारों का घोषणा पत्र। साल 2007 में से जारी किया गया था इस घोषणा पत्र को। इसमें मूल निवासी लोगों के बुनियादी अधिकारों पर खासा जोर है और कुछ मामलों में मूल निवासी समुदाय की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति पर जोर दिया गया है। मसलन, अब बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा आप। मसलन इस घोषणा पत्र का आर्टिकल 10 कहता है मूल निवासियों को उनकी सहमति के बिना उनकी पारंपरिक जमीनों से नहीं हटाया जा सकता। यानी आदिवासियों की मर्जी के बिना उनका विस्थापन हो ही नहीं सकता। कोई अफसर ये नहीं बोल सकता कि आपको तो हटना ही पड़ेगा। आर्टिकल 32 कहता है माइनिंग के लिए, डैम के लिए या फिर किसी योजना के लिए जमीन लेना है तो आदिवासियों को पहले जानकारी देकर उनकी बिना किसी दबाव के सहमति लेना होगा, और अगर सहमति ना मिली तो ना माइनिंग होगी ना प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। इसी घोषणा पत्र का आर्टिकल 19 कहता है सरकार आदिवासियों के लिए अगर कोई नया कानून या नीति लागू करना चाहती है तो पहले सहमति लेने होगी। इसी तरह आर्टिकल 26 जो कहता है मूल निवासियों की अपनी परंपरागत जमीन और संसाधनों पर पूरा हक है, चाहे उस जमीन के उनके पास कानूनी दस्तावेज हो या ना हो, पर जमीन उनकी ही है। आर्टिकल 14 बड़ा अच्छी बात इसमें कही है, आदिवासियों को अपनी भाषा में शिक्षा के संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये उस घोषणा पत्र में बात कही गई है।
कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के जो मूल्यवासियों पर जो घोषणा पत्र आया है, इसमें कुल 46 आर्टिकल में मूल्यवासियों के तमाम अधिकार बताए गए हैं। साल 2007 में भारत समेत 143 देशों ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया था, लेकिन भारत ने शर्त के साथ कि पूरी देश की आबादी मूल्यवासी है। हालांकि उस समय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तब विरोध किया, लेकिन बाद के सालों में उन्होंने भी समर्थन कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं है, यानी जिन देशों ने समर्थन किया है, घोषणा पत्र लागू करना उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन इसे स्वीकार करने से आदिवासियों को मूल्यवासी मान लेने से एक नैतिक दबाव तो आ ही जाता है विश्व समुदाय का। हालांकि देखिए, इससे घोषणा पत्र से आगे बढ़कर कुछ देशों ने समर्थन किया, लेकिन उससे आगे बढ़कर दक्षिण अमेरिकी देश एक बोलीविया, उसने तो साल 2008-9 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अपने संविधान और कानून में शामिल कर लिया। कनाडा ने साल 2021 में संसद में से कानून बनाकर पास किया, और इसके साथ ही न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे कई देशों ने आदिवासियों की सहमति को तवज्जो देना शुरू कर दिया। अब इस घोषणा पत्र से इतर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की एक और एजेंसी है, उसमें भी दो बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, जिसका एक कन्वेंशन है इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल कन्वेंशन 1989, 1989। ये कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि बाध्यकारी कन्वेंशन है, यानी सरकारों को मानना ही पड़ेगा। इसके जो दो प्रावधान हैं वो इसीलिए सरकार के माथे पर बल लाते हैं। इस कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 14 है वो साफ साफ कहता है कि मूल्यवासियों को उस जमीन का स्वामित्व दिया जाए जिस पर उनका पारंपरिक कब्जा है, बिना इफ एंड बट के। और अनुच्छेद 16 कहता है कि मूल्यवासियों का विस्थापन असाधारण मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, वो भी उनकी सहमति के बाद। ये प्रावधान बाध्यकारी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हालांकि इसलिए भारत ने इसका समर्थन नहीं किया। ये वो अधिकार हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पूरे विश्व के मूल्यवासियों को दिए जाने की वकालत करता है। हालांकि इस पर सरकार के अफसर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत में ऐसे प्रावधान पहले से 5वीं अनुसूची और पैसा कानून के रूप में मौजूद हैं। अफसरों के मुताबिक ग्राम सभा के पास पूरी ताकत है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र आदिवासियों की जमीन लेने से पहले स्वतंत्र रूप से पहले से पूरी जानकारी के साथ स्पष्ट सहमति की बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ कई राज्यों के नियमों में सहमति और परामर्श को लेकर लंबे समय से बहस होती जा रही है। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो बहुत ज्यादातर मामलों में औपचारिकता बनकर रह जाती है, और इसीलिए आलोचक कहते भी हैं कि कई मामलों में ग्राम सभा की भूमिका सिर्फ एक औपचारिकता होती है परामर्श करने के लिए, क्योंकि सहमति शब्द वहां पर नहीं लिखा हुआ, बहुत जरूरी नहीं माना गया है। और इसीलिए पैसा कानून लागू होने के बाद भी न जाने कितने आदिवासियों का इस देश में विस्थापन हुआ। और जो 5वीं अनुसूची का जिक्र है उसके बारे में आलोचक कहते हैं कि इसमें सारे अधिकार राज्यपालों के पास हैं। राज्यपालों को क्योंकि सरकार नियुक्त करती है, इसलिए सरकार के फैसलों पर राज्यपाल दखल नहीं देते, फिर चाहे आदिवासियों का घर ही क्यों ना उजड़ रहा हो। हालांकि वन अधिकार कानून में जरूर ग्राम सभा को मजबूत अधिकार हैं, लेकिन उसमें भी आदिवासियों के आधे दावे खारिज किया जा चुके हैं। अब बात हम उन मानदंडों की करेंगे जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र विश्व के किसी भी देश के समुदाय को मूल्यवासी मानता है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी कोई परिभाषा तय नहीं की है, बल्कि जोस मार्टिनेज कोबो के अध्ययन के आधार पर एक कार्यकारी समझ और कुछ पैमाने बनाए हैं मूल्यवासियों को लेकर। जो उन्होंने तय किए उसके मुताबिक जो पहला पैमाना है ऐतिहासिक निरंतरता। वे उन समाजों के वंशज हैं जो आक्रमण या उपनिवेशीकरण के पहले से उस क्षेत्र में मौजूद थे। ये पहली उनका पैमाना है। दूसरा है स्वयं की पहचान। वे खुद को वो समुदाय इंडिजिनस यानी मूल्यवासी के तौर पर मानते हो। तीसरा पैमाना है विशिष्ट संस्कृति। उनकी अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग मान्यताएं, अलग परंपराएं होनी चाहिए जो मुख्य धारा के समाज से अलग हो। चौथा है संसाधनों से जुड़ाव। उनका अपनी पैतृक भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के साथ मजबूत और ऐतिहासिक जुड़ाव हो। और पांचवा और सबसे जरूरी पैमाना है वो समुदाय गैर प्रभावी समूह होना चाहिए, यानी समाज का अक्सर हाशिए पर हो, इस तरह का समाज होना चाहिए। ये पैमाने हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने तय किए हैं। इनको पढ़ने के बाद जानकार कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इन पैमानों को पढ़ने के बाद कोई विद्वान ही नहीं बल्कि साधारण समझ वाला व्यक्ति भी बता देगा कि भारत में मूल्यवासी कौन है, लेकिन सरकार का आधिकारिक रूप इससे अलग है। अब 1 मिनट के लिए राजनीति छोड़िए, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। आदिवासियों के मूल्यवासी होने पर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तारीख 5 जनवरी 2011।
कैलाश और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र की एक खंडपीठ एक आपराधिक मामले में दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुना रही थी। इस दौरान दोनों न्यायाधीशों की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भील संभवतः भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज हैं जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, जो वर्तमान में भारत की कुल आबादी का सिर्फ 8% है और बाकी के 92% आबादी जो देश की है वो उन लोगों की है जो अप्रवासियों के वंशज हैं। और आगे टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश कहते हैं, इस तरह भारत व्यापक रूप से उत्तरी अमेरिका की तरह अप्रवासियों का देश है। कोर्ट ने आगे कहा, उत्तरी अमेरिका नए अप्रवासियों का देश है जहां लोग बीते 400-500 सालों में यूरोप से आए, लेकिन भारत पुराने अप्रवासियों का देश है जहां लोग बीते 10,000 सालों से आ रहे हैं। और संभवतः आज भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग उन अप्रवासियों के ही वंशज हैं जो मुख्यतः उत्तर पश्चिम से और कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए। इस टिप्पणी के बाद अब बात इतिहासकारों की, उनकी क्या राय है। मशहूर इतिहासकार अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं कि जनजातीय लोग स्पष्ट रूप से इस महाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं, लेकिन यहां पर भी सरकार का आधिकारिक रुख पूरी तरह अलग है। हालांकि कुछ विद्वान जरूर ये तर्क देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगातार अप्रवासन हुआ है और ये बात सच भी है, लेकिन फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आदिवासी ही वो सबसे पहला समूह है जिनका भारत में इतिहास 60,000 साल से पुराना है। इतिहासकारों के बाद आलोचकों की बात। आलोचक तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं, बड़ा दिलचस्प तर्क है कि सरकार बार बार कहती है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि ट्राइब यानी जनजाति शब्द भी तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, कभी फॉरेस्ट ट्राइब तो कभी प्रिमिटिव ट्राइब अंग्रेजों के समय, और आजादी के बाद बन गया शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन ट्राइब से इंडिजिनस तक नहीं जाना चाहती सरकार। आलोचक कहते हैं क्योंकि बात सिर्फ शब्द की नहीं बल्कि इंडिजिनस शब्द के पीछे छिपे जल, जंगल और जमीन के अधिकार की है। कई आदिवासी संगठन और विशेषज्ञों का तर्क है कि बात सरकार की सहूलियत की है ताकि वो आराम से कह सके कि हमने आदिवासियों से कोई अधिकार छीना नहीं है क्योंकि हमारे यहां तो सभी मूल निवासी हैं। कुल मिलाकर एक तरफ संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज हैं, घोषणा पत्र है, कन्वेंशन है, दूसरी तरफ भारत सरकार का आधिकारिक रुख है। एक तरफ इतिहासकारों और आलोचकों की राय और तर्क हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की पूरी आदिवासी जो पूरी आबादी है उसके ही मूल निवासी होने की दलील है। ये बहस आज भी जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक सबसे जरूरी सवाल अब भी अपनी जगह पर खड़ा है। क्या भारत सरकार को इस मसले पर अपना आधिकारिक रुख देश के करोड़ों आदिवासियों के सामने स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।